वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इंडियन पॉलिटी के सफ़र को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और इस वीडियो में हम लोग बेहद इम्पोर्टेंट भारत जो प्रधानमंत्री है, उसके बाद मंत्री परिषद है और जो उप प्रधानमंत्री है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इन्हें हम लोग पूरा डिटेल में समाप्त करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस सेशन को। तो प्रधानमंत्री अर्थात प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री अर्थात प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए तो प्रधानमंत्री संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। तो जो केंद्रीय संघ होता है उसका वास्तविक प्रधान कौन माना जाता है? तो प्रधानमंत्री माना जाता है। इम्पोर्टेंट है। तो प्रधानमंत्री क्या है? तो प्रधानमंत्री जो होता है वह जो संघ की कार्यपालिका होता है उसका प्रधान होता है। इम्पोर्टेंट है। संघ की कार्यपालिका क्या होता है? यह प्रधान होता है। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट है कि प्रधानमंत्री संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बात की जाए कि ये जो प्रधानमंत्री है संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री के पास होती है। तो संसदीय शासन प्रणाली में जो वास्तविक शक्ति होती है वह प्रधानमंत्री के पास होती है। हालांकि जो सर्वोच्च होता है वह राष्ट्रपति होता है, लेकिन कार्यों के अनुसार देखा जाए तो वास्तविक जो प्रधान होता है वह प्रधानमंत्री ही होता है, क्योंकि राष्ट्रपति तो मात्र एक नाम मात्र का मूर्ति की तरह होता है। शक्तियाँ उसी के पास है, लेकिन सारे कार्य का जिम्मा इस प्रधानमंत्री के पास होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि प्रधानमंत्री संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री के पास होती है। प्रधानमंत्री ही अपने परिषद के साथ मिलकर शासन चलाते हैं। तो जो मंत्री परिषद होते हैं, कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, तो बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्ट्री के साथ मिलकर प्रधानमंत्री शासन चलाते हैं, क्योंकि सभी का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच एक लिंक का काम करता है, अर्थात मंत्री परिषद से जुड़ी जितनी सारी जो बातें हैं वह प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को क्या करता है? तो पहुंचाता है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच एक कड़ी का काम करता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच एक कड़ी का काम करता है, लिंक का काम करता है। अर्थात जो मंत्री परिषद से जुड़ी जितनी सारी बातें हैं वह राष्ट्रपति क्या करता है? तो राष्ट्रपति के पास कौन सूचना पहुंचाता है? तो प्रधानमंत्री। याद रखेंगे कि मंत्री परिषद से जुड़ी जितनी सारी बातें हैं वह उसकी सूचनाएं कौन पहुंचाता है? तो प्रधानमंत्री पहुंचाता है राष्ट्रपति के पास। अब आते हैं आर्टिकल के बारे में। तो अनुच्छेद के बारे में हम लोग चर्चा करें तो सबसे पहले अनुच्छेद 74 इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 74 में लिखा है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिसका मुख्य प्रधान कौन होगा? तो प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर ही कार्य करेगा। तो आर्टिकल 74 में क्या लिखा गया है? चूँकि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का ही हिस्सा है, लेकिन जितने सारे मंत्री परिषद होते हैं उनका यह मुखिया होता है। तो आर्टिकल 74 में यदि मंत्री परिषद की बात की जाए तो उसमें प्रधानमंत्री भी आएगा। तो अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद इन सब के बारे में चर्चा है। तो अनुच्छेद 74 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिसका मुख्य कौन होगा? तो प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर ही कार्य करेगा।
44वां संविधान संशोधन 1978 के दौरान, तो 1978 में जब 44वां संविधान संशोधन हुआ था तो अनुच्छेद 74 में एक बात जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया कि राष्ट्रपति चाहे तो एक बार मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, परंतु मंत्रिपरिषद फिर से वही सलाह दी या अन्य सलाह दी तो उसे राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा। तो याद रखेंगे 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में अनुच्छेद 74 में एक बात जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया कि मंत्रिपरिषद का जो भी सलाह होगा उस पर राष्ट्रपति पुनर्विचार कर सकता है, लेकिन कितनी बार? एक बार। अगर एक बार उस विचार को लौटा देगा तो मंत्रिपरिषद फिर से वही सलाह दे या फिर न दे तो राष्ट्रपति को उसे मानना ही पड़ेगा। अर्थात एक बार पुनर्विचार कर सकता है मंत्रिपरिषद की सलाह को, किसे? कौन? तो राष्ट्रपति। लेकिन उसके बाद मंत्रिपरिषद के उस पुनर्विचार को राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा, चाहे वो सलाह दे या फिर न दे। याद रखेंगे, यह बात जोड़ा गया 44वें संविधान संशोधन 1978 में। किसमें? अनुच्छेद 74 में। इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 74 में एक बात और जोड़ा गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 में एक बात और जोड़ा गया कि मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई किसी भी सलाह की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। कि मंत्रिपरिषद यदि राष्ट्रपति को कोई एक सलाह देता है तो उस पर न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, अर्थात न्यायालय में उसके विरुद्ध नहीं जाया जा सकता। तो अनुच्छेद 74 में एक बात और जोड़ा गया इस संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत कि मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई किसी भी सलाह की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। याद रखेंगे। अब अनुच्छेद 75 में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। अनुच्छेद 75 में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह पर। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति ही अन्य मंत्री परिषदों की भी नियुक्ति करता है। जो कैबिनेट मिनिस्ट्री होता है उसकी नियुक्ति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह पर। तो अनुच्छेद 75 में क्या लिखा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी, और प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्री परिषदों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। किसके सलाह पर? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर। याद रखेंगे। अब देखिए, अब है कि अनुच्छेद 75 में क्या लिखा गया कि नियुक्ति के बारे में। अब 91वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में। 2003 में 91वां संविधान संशोधन हुआ। याद रखेंगे कि 91वां संविधान संशोधन 2003 के दौरान अनुच्छेद 75 में एक बात जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। तो 2003 जो 91वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, तो उसमें एक बात जोड़ा गया। किसमें? आर्टिकल 75 में, अनुच्छेद 75 में क्या जोड़ा गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या का 15% से अधिक संख्या नहीं होना चाहिए। अर्थात जो कुल संख्या है उसका मात्र 15% से ज़्यादा सदस्य नहीं होना चाहिए। अब यह क्या है तो उसको हम लोग समझ लें
कि 2003 से पहले गठबंधन की सरकारें बनती थीं और सभी मंत्रियों के पद को बांट दिया जाता था, लेकिन 2003 के बाद प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों का अधिकतम कितना कर दिया गया? तो 15% कर दिया गया। याद रखेंगे। तो 2003 के पहले क्या था? जो गठबंधन की सरकारें बनती थी और सभी मंत्रियों को क्या कर दिया जाता था? तो पद बांट दिया जाता था। लेकिन 2003 के बाद जब 91वां संविधान संशोधन 2003 लागू हुआ, तो उसके बाद प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के सदस्यों का अधिकतम कितना कर दिया गया? तो 15% कर दिया गया कि लोकसभा में कुल सदस्यों के कितने सदस्य रहेंगे? तो 15%, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री को भी शामिल कर दिया गया। याद रखेंगे। अनुच्छेद 75 में एक बात और जोड़ा गया कि प्रधानमंत्री और सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर अपना पद धारण करते हैं। खासा इम्पोर्टेंट है। तो अनुच्छेद 75 में एक बात और जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? इस 2003 में 91वें संविधान संशोधन 2003 में एक बात और जोड़ा गया कि जो प्रधानमंत्री होते हैं और सभी मंत्री होते हैं, वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर अपना पद धारण करते हैं। अब ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब हो गया कि राष्ट्रपति पर वे निर्भर करते हैं। राष्ट्रपति यदि चाहे, अगर वे बहुमत नहीं सिद्ध करते हैं, तो राष्ट्रपति उन्हें उनके पद से हटा सकता है। याद रखेंगे। तो इसी कारण कहा जाता है कि वे राष्ट्रपति के पद पर प्रसाद पर्यंत पर निर्भर करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति जब चाहे उन्हें हटा देगा। बहुमत अगर नहीं सिद्ध हो तभी वो राष्ट्रपति क्या करेगा? हटा देगा। अब उसका कुछ कंडीशन है, वो भी हम लोग देखें। क्या है कि प्रधानमंत्री और सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर अपना पद धारण करते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि जब मन करेगा तो राष्ट्रपति उन्हें प्रधानमंत्री को हटा देंगे, बल्कि राष्ट्रपति तब हटाएंगे जब लगेगा कि लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री के दल का बहुमत नहीं, और अगर बहुमत मिल गई तो प्रधानमंत्री अधिकतम 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है। ये कंडीशन है। तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री परिषद को उनके पद से हटा सकता है। अर्थात जो प्रधानमंत्री होते हैं और अन्य मंत्री परिषद होते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर निर्भर होते हैं। इसका मतलब ये नहीं इस प्रसाद पर्यंत का मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति जब चाहे तो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री परिषदों को उनके पद से हटा देगा। तो इसका मतलब ये है कि यदि लोकसभा में प्रधानमंत्री और उनके मंत्री परिषद का बहुमत नहीं है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? तो बहुमत सिद्ध करने के लिए उनके पद से हटा देगा। लेकिन जब बहुमत सिद्ध हो जाएगा तो फिर उन्हें उस पद पर आना पड़ेगा। तो 5 वर्ष तक अगर बहुमत सिद्ध कर लेता है वो प्रधानमंत्री और उनके मंत्री परिषद, तो 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है। तो इससे क्या पता चलता है कि कितने वर्ष तक का कार्यकाल है प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद का? तो 5 वर्ष। याद रखेंगे। फिर 5 वर्ष के बाद अगला लोकसभा का चुनाव होता है और फिर प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 75 में एक बात और लिखा गया कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार एग्जाम में यह पूछा गया है कि जो केंद्रीय मंत्री परिषद होते हैं वे किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार राज्यों के मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो अनुच्छेद 75 में एक बात और लिखा गया है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि एक भी मंत्री परिषद यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो संपूर्ण मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा। कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि एक भी मंत्री परिषद यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देता है तो संपूर्ण मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ जाएगा। हम लोग विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव आगे देखेंगे।
यदि मंत्री परिषद की अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो प्रधानमंत्री त्याग पत्र देता है। यदि प्रधानमंत्री की अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है या प्रधानमंत्री त्याग पत्र देता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो उस कंडीशन में जो मंत्री परिषद है वह स्वतः ही भंग हो जाती है, पर पूरी लोकसभा भंग नहीं होती, अर्थात उसी दल के बहुमत में से एक प्रधानमंत्री चुना जाएगा, न कि दोबारा चुनाव होगा। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे कि यदि कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है या फिर वह त्याग पत्र दे देता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि पूरी लोकसभा भंग हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि एक मंत्री परिषद भंग होगी, और मंत्री परिषद भंग होगी तो उसी दल के बहुमत में से एक प्रधानमंत्री चुना जाएगा, न कि दोबारा चुनाव होगा, अर्थात पूरी लोकसभा भंग नहीं होगी, अर्थात दोबारा चुनाव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी में से एक प्रधानमंत्री का चुनाव करना पड़ेगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट यह फैक्ट है, याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 78 में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के द्वारा लिए गए सभी निर्णय राष्ट्रपति को सूचित करेगा, चाहे वह कार्यपालिका के प्रशासन से संबंधित हो या चाहे विधान से संबंधित हो। तो अनुच्छेद 78 में क्या लिखा गया? अनुच्छेद 78 में लिखा गया है कि मंत्री परिषद द्वारा लिए गए सभी निर्णय राष्ट्रपति को सूचित करेगा, चाहे वह कार्यपालिका के प्रशासन से संबंधित हो या चाहे विधान से संबंधित हो। अर्थात मंत्री परिषद का जो भी निर्णय होगा वह प्रधानमंत्री क्या करेगा कि राष्ट्रपति को सूचित करेगा, अब वह चाहे कार्यपालिका से संबंधित हो या फिर विधान से संबंधित हो। अनुच्छेद 78 में एक बात और लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि यदि राष्ट्रपति कोई भी जानकारी कार्यपालिका के प्रशासन के संबंध में या कानून के संबंध में मांगे तो प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह जानकारी राष्ट्रपति को दे। तो अनुच्छेद 78 में एक बात और लिखा गया है कि यदि राष्ट्रपति कोई भी जानकारी कार्यपालिका के प्रशासन के संबंध में या कानून के संबंध में मांगे तो प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य है कि वह जानकारी राष्ट्रपति को दे। अर्थात मंत्री परिषद की कोई भी जानकारी, जैसे अभी हमने क्या बताया कि चाहे वो कार्यपालिका से संबंधित हो, चाहे न्यायपालिका से संबंधित हो या किसी अन्य मुद्दों पर, तो वह राष्ट्रपति को उसकी जानकारी अवश्य रूप से देता है। यह कर्तव्य है प्रधानमंत्री का। अनुच्छेद 78 में एक बात और लिखा गया। क्या लिखा गया है कि किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने निर्णय लिया है मगर मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया, तब राष्ट्रपति के कहने पर प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के समक्ष उस विषय को विचार के लिए रखेगा। तो अनुच्छेद 78 में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 78 में लिखा गया है कि किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने निर्णय कर लिया है मगर मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया, तो यदि कोई व्यक्तिगत मंत्री है, किसी विषय पर निर्णय कर लिया लेकिन मंत्री परिषद का उस पर विचार नहीं बैठता, मंत्री परिषद ने उस पर कोई विचार नहीं दिया, तब राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति के कहने पर प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के समक्ष उस विचार को रख सकता है, याद रखेंगे, और उसके बाद प्रधानमंत्री अपना निर्णय देगा। इम्पोर्टेंट है। अब है अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री कर्तव्य का वर्णन है। अतः हम लोग क्या कह सकते हैं कि आर्टिकल जो 78 है, अनुच्छेद जो 78 है, उसमें किसका वर्णन है? तो राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन है। तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य क्या है कि मंत्री परिषद के सभी सूचनाओं को राष्ट्रपति को देना, मंत्री परिषद के कार्यपालिका या फिर विधायक निर्णय है उसकी जानकारी देना, और यदि कोई मंत्री अपना निर्णय दे दिया है लेकिन मंत्री परिषद का उस पर विचार नहीं है तो वह राष्ट्रपति को भेज सकता है उस पर विचार करने के लिए, उसको निर्णय देने के लिए। तो अनुच्छेद 78 में यही सब बातें लिखी गई है कि राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री का कर्तव्य। प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यताएं।
अब प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होना चाहिए, तो उसे हम लोग देखें तो सबसे पहले संसद के किसी भी सदन, और चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, तो संसद के किसी भी सदन अर्थात राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य हो, अगर सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर किसी भी सदन में उसकी सदस्यता हासिल करनी पड़ेगी। तो इम्पॉर्टेंट है वेरी वेरी कि प्रधानमंत्री बनने के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है, चाहे लोकसभा का हो या राज्यसभा का। यदि इन दोनों में से किसी भी सदन का वह मेंबर नहीं है, सदस्य नहीं है, तो 6 माह के अंदर किसी भी सदन अर्थात चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, इन दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता हासिल करनी पड़ेगी। कितने समय के अंदर? तो 6 माह के अंदर। इम्पॉर्टेंट है, यह फैक्ट पूछा गया है। उसके बाद भारत का नागरिक हो, तो यह तो कॉमन है सभी के लिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। न्यूनतम आयु 25 वर्ष, तो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो 25 वर्ष, याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। और हमने क्या बताया था कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भी न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, अर्थात मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो उसके लिए भी 25 वर्ष। वह किसी भी लाभ के पद पर न हो, तो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, जैसे कि किसी निजी कंपनी का डायरेक्टर ना हो या फिर किसी भी कोई सरकारी सेवा में ना हो, तो यह सब होना चाहिए प्रधानमंत्री की बनने के लिए, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब शपथ के बारे में बात की जाए तो प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। तो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। मंत्री परिषदों या मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है, तो राष्ट्रपति इसी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्री परिषदों या फिर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसकी सिफारिश या किसकी सलाह पर? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। मंत्रालयों का आवंटन का काम भी करता है प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय देना है, अर्थात मंत्रालय का आवंटन करता है, यह काम करता है प्रधानमंत्री। तो मंत्रालयों का आवंटन भी करता है प्रधानमंत्री, इम्पोर्टेंट है। मंत्री परिषदों की बैठकों की अध्यक्षता भी करता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जितने सारे मंत्री परिषदों की बैठक होती है, जो कैबिनेट बैठक कहते हैं, तो उसकी बैठक भी कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है, उसकी अध्यक्षता करता है। इसी की अध्यक्षता में जितने सारे मंत्री परिषद होते हैं उनकी बैठक होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि अभी कोरोना काल चल रहा था, तो इस कोरोना काल में जितने सारे मंत्री परिषद हैं, राज्यों का, केंद्र का, इन सभी की कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसके बाद त्यागपत्र। मंत्रियों या मंत्री परिषदों की गतिविधियों पर भी नियंत्रण करता है कौन? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मंत्रियों या मंत्री परिषदों की गतिविधियों पर नियंत्रण करता है, याद रखेंगे। उनके कार्यकलाप और गतिविधियों पर कंट्रोल कौन करता है? तो प्रधानमंत्री। किसी भी मंत्री से त्याग पत्र की मांग प्रधानमंत्री ही कर सकता है। यदि किसी मंत्री को त्याग पत्र देना हो या प्रधानमंत्री कहेगा त्याग पत्र देने के लिए, तो वह प्रधानमंत्री ही करेगा। तो किसी भी मंत्री से त्याग पत्र की मांग कौन कर सकता है? तो प्रधानमंत्री, याद रखेंगे। किसी भी मंत्री को उनके पद से बर्खास्त करने की मांग प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कर सकता है। हालांकि मांग तो करेगा, लेकिन बर्खास्तगी करने का अधिकार किसका है? तो राष्ट्रपति का है। तो किसी भी मंत्री को उसके पद से बर्खास्त करने की मांग प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कर सकते हैं, याद रखेंगे। प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने और सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है। सत्राहूत का मतलब सत्र को प्रारंभ करना और सत्रावसान का मतलब होता है सत्र को समाप्त करना। तो प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को संसद का सत्राहूत करने और सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है। इम्पोर्टेंट है।
प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति से किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश कर सकता है। तो लोकसभा को यदि विघटित करना है, भंग करना नहीं, विघटित करना, तो विघटित करने के लिए सिफारिश या सलाह दे सकता है कौन? राष्ट्रपति को देगा सलाह। कौन देगा? तो प्रधानमंत्री। याद रखेंगे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कुछ अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित परामर्श देता है। जैसे कि तो प्रधानमंत्री कुछ जो राष्ट्रपति को कुछ प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित सलाह देता है, परामर्श देता है। जैसे कि भारत का महान्यायवादी, जो भारत का अटॉर्नी जनरल होता है, उसकी नियुक्ति से संबंधित परामर्श देगा कौन? प्रधानमंत्री। जैसे कि कहेगा कि इन्हें आप क्या घोषित कीजिए, तो इन्हें आप महान्यायवादी बनाइए। साथ ही साथ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, उसके सदस्य, चुनाव आयुक्त, वित्त आयोग के अध्यक्ष, उसके सदस्य और कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कुछ प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित परामर्श देता है। जैसे कि भारत के महान्यायवादी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, उनके सदस्य, चुनाव आयुक्त, वित्त आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्य और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इन सभी अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित परामर्श कौन देगा? तो प्रधानमंत्री देगा। किसको? राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। यही नीति आयोग पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, जिसकी इस योजना आयोग की गठन कब की गई थी? तो 1939 ईस्वी में, जब त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसी में योजना आयोग का गठन किया गया था और इसमें पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, इसके अध्यक्ष बने थे। तभी से यह परंपरा की शुरुआत हो गई थी कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो भारत का प्रधानमंत्री। और 2015 में इस योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। याद रखेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसी नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का भी अध्यक्ष होता है। तो भारतीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। याद रखेंगे, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता परिषद का भी अध्यक्ष होता है, नेशनल यूनिटी काउंसिल। तो नेशनल यूनिट काउंसिल का भी अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। याद रखेंगे। प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय और राज्यीय जल संसाधन परिषद का भी अध्यक्ष होता है। तो जो प्रधानमंत्री होता है, अंतर्राज्यीय और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री की बात की जाए तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जिनका कार्यकाल 1947 से 1964 ईस्वी तक था। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? 1947 में जवाहरलाल नेहरू, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। और इन्हीं के समय सिंधु जल समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 ईस्वी में, जिसमें कुछ हिस्सा जल जो सिंचाई करने का था वह भारत को मिला और कुछ हिस्सा मिला पाकिस्तान को। याद रखेंगे। तो सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 ईस्वी में, इन्हीं के समय। तो 1947 से 1964 ईस्वी तक ये भारत के प्रधानमंत्री थे। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1952 ईस्वी तक मनोनीत किए गए थे, जबकि 1952 में कांग्रेस का जब चुनाव हुआ था तो उसमें जीत गए थे और वे उसके बाद निर्वाचित प्रधानमंत्री बने थे और इन्होंने लोकसभा से चुनाव जीता था। याद रखेंगे। तो इम्पॉर्टेंट है कि 1947 ईस्वी से लेकर 1952 ईस्वी तक ये जो जवाहरलाल नेहरू थे ये मनोनीत प्रधानमंत्री थे, अर्थात इन 5 वर्षों तक इनको मनोनीत किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन 1952 ईस्वी में जब चुनाव हुआ था पहली बार 1951 में, तो 1952 में ये चुनाव कांग्रेस चूँकि चुनाव जीत गया था, एक तरफा चुनाव जीता था, तो कांग्रेस की चुनाव में जीत के बाद लोकसभा से ये चुनाव जीते थे। तो उसके बाद वे भारत के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने थे। तो
तो कहा जाएगा कि ये कब से प्रधानमंत्री थे, तो 47 से लेकर 64 तक, 1947 से 1964 तक। तो निर्वाचित प्रधानमंत्री बने 52 से लेकर 64 तक, और मनोनीत कब बने, तो 1952 से 1947 से 52 तक। जवाहरलाल नेहरू भारत में सबसे लंबे समय तक 17 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यदि पूछा जाए कि भारत के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री कौन रहे, तो जवाहरलाल नेहरू 17 वर्ष तक ये प्रधानमंत्री रहे थे। खासा इंपॉर्टेंट है। 1960 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के समय पाकिस्तान में सिंधु जल समझौता हुआ। तो अभी हमने बताया है 1960 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच जल बंटवारा हुआ था सिंचाई को लेकर। तो सिंधु जल समझौता हुआ था, सिंधु नदी मिल गया पाकिस्तान को, और जो हमारा ब्यास नदी था ये मिला किसे, तो भारत को मिल गया था। तो 1960 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के समय पाकिस्तान में सिंधु जल समझौता हुआ था। 1962 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के समय भारत और चीन का युद्ध हुआ था। तो याद रखेंगे 1962 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के समय भारत और चीन का युद्ध हुआ था, जिसमें भारत की क्या हो गई थी, तो पराजय हो गई थी। भारत हार गया था, और जो अरुणाचल प्रदेश का 25 किलोमीटर का डोकलाम क्षेत्र है, और जो चीन का जो जम्मू कश्मीर का अक्साई क्षेत्र है, वह किसके अधीन चला गया था, तो चीनियों के अधीन चला गया था। तो आज भी उस पर विवाद चल रहा है, झगड़े चल रहे हैं। तो 1962 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के समय ही भारत और चीन का युद्ध हुआ था, जिसमें भारत की पराजय हो गई थी। 1964 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू की अपनी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। तो इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ये हारे नहीं थे, ये अपने पद से इस्तीफा भी नहीं दिए थे। 1964 ईस्वी में जब ये भारत के प्रधानमंत्री के पद पर थे, तो इन्हीं के पद पर रहने के दौरान ही जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी। तो पूछा जाता है कौन सा ऐसा पहले प्रधानमंत्री थे जिनकी मौत इनके पद पर रहते हुए हुआ था, तो वह जवाहरलाल नेहरू थे। इंपॉर्टेंट है। 1964 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के 13 दिन के लिए गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, और किस पार्टी से संबंधित थे, तो ये कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है। तो जब इनकी 1964 ईस्वी में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई, तो इनके मृत्यु के बाद महज 13 दिनों के लिए, याद रखेंगे, क्योंकि 13 दिनों के बाद इन जवाहरलाल नेहरू का 5 वर्ष का पूरा कार्यकाल पूरा हो जाता, तो इसके बाद फिर चुनाव होता। तो महज 13 दिनों के लिए गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। किस पार्टी से संबंधित थे, तो कांग्रेस पार्टी से, याद रखेंगे। तो यह भी पूछा जाता है कि 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बनने वाला भारत का कौन सा व्यक्ति था, तो गुलजारी लाल नंदा ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे और कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री, जिनका कार्यकाल 1964 से 1966 ईस्वी तक था। तो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन बने, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने, जिनका कार्यकाल 1964 से लेकर 1966 ईस्वी तक था, याद रखेंगे। लाल बहादुर शास्त्री भी कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं। लाल बहादुर शास्त्री के समय 1965 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसमें भारत जीत गया था। तो 1965 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच लाल बहादुर शास्त्री के समय ही युद्ध हुआ था, और इसमें भारत ने पाकिस्तान को पराजित कर दिया था। लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, याद रखेंगे। 10 जनवरी 1966 ईस्वी को लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान, इन दोनों के बीच एक समझौता हुआ था उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में, जिसे ताशकंद समझौता कहा जाता है। तो 10 जनवरी 1966 ईस्वी को लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान, इन दोनों के बीच ताशकंद समझौता हुआ था, याद रखेंगे। ताशकंद समझौता कब हुआ था, तो 10 जनवरी 1966 को।
11 जनवरी 1966 ईस्वी को लाल बहादुर शास्त्री की अपने कार्यकाल के दौरान रहस्यमयी ढंग से मृत्यु हो गई थी। तो ये अपने कार्यकाल, ये प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दूसरे व्यक्ति बने, कौन? लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई। तो प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान मृत्यु को प्राप्त करने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने कौन? लाल बहादुर शास्त्री। इनकी मृत्यु रहस्यमय ढंग से हुई। आज तक इनकी मृत्यु के बारे में कोई पता नहीं लगा पाया। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद पुनः 13 दिन के लिए गुलजारी लाल नंदा एक बार फिर से कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। याद रखेंगे, एक बार फिर से कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, इंपॉर्टेंट है। तो गुलजारी लाल नंदा दूसरी बार 13 दिन के लिए। तो इनका भी कार्यकाल, लाल बहादुर शास्त्री का, जब 5 बरस पूरा होने वाला था, तो 5 बरस पूरा होने से 13 दिन पहले ही इनकी भी मृत्यु हो गई। तो जिस प्रकार जवाहरलाल नेहरू की 13 दिन पहले मृत्यु हो गई थी, तो उसी प्रकार लाल बहादुर शास्त्री की भी 5 बरस का पूर्ण कार्यकाल होने से पहले ही 13 दिन पहले ही मृत्यु हो गई। और 13 दिन के लिए एक बार फिर से कार्यवाहक प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो गुलजारी लाल नंदा को दूसरी बार बनाया गया। याद रखेंगे, खासा इंपॉर्टेंट है, दिमाग में इस चीज़ को नोट करेंगे। भारत के तीसरे प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी, जिनकी कार्यकाल 1966 से 1977 तक थी। तो भारत की जो तीसरी प्रधानमंत्री थी, ये इंदिरा गांधी बनी थी, जिनकी कार्यकाल 1966 से 1977 तक थी। और एक बात याद रखेंगे, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये इंदिरा गांधी। और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो यही बनी है इंदिरा गांधी। इंपॉर्टेंट है, एकमात्र महिला प्रधानमंत्री और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री पूछा जाए तो वह कौन बनी है? इंदिरा गांधी। इनका कार्यकाल 1966 से 1977 तक था। 1966 से 1977 तक था। इंदिरा गांधी के समय 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था दूसरी बार, और जिसमें भारत ने पाकिस्तान को आसानी से पराजित कर दिया था। और इसी समय 1971 में बांग्लादेश नामक एक नया देश का निर्माण हुआ। तो भारत के बंगाल से कट के एक नया देश बना बांग्लादेश। तो इसी को बांटने के लिए ही यह युद्ध हुआ था, इसी को स्वतंत्र करने के लिए ही यह युद्ध हुआ था। मूल उद्देश्य इसका यही था। तो इंदिरा गांधी जिस समय प्रधानमंत्री थी, तो इनके कार्यकाल में ही 1971 में भारत और पाकिस्तान का दूसरी बार युद्ध हुआ, और इसमें भारत की विजय हुई और बांग्लादेश नामक एक स्वतंत्र देश का निर्माण हुआ। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जुल्फिकार अली भुट्टो। तो जुल्फिकार अली भुट्टो के समय उनके बीच एक शिमला समझौता हुआ। याद रखेंगे, शिमला समझौता। तो इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उस समय थे जुल्फिकार अली भुट्टो। इनके बीच एक शिमला समझौता हुआ 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में, इंपॉर्टेंट है। शिमला समझौता कब हुआ? 1972 ईस्वी में। किसके किसके बीच? तो उस समय के तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और भारत पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो, जो बेनजीर भुट्टो के पिता थे। जुल्फिकार अली भुट्टो। इंदिरा गांधी के कांग्रेस सरकार के द्वारा 25 जून 1977 से लेकर 21 मार्च 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। और यह आपात स्थिति देश में आंतरिक अशांति के कारण लगी थी। तो इन्हीं के समय देश में आंतरिक अशांति हो गई थी। तो इन्हीं के समय 1975 से लेकर 1977 ईस्वी के बीच भारत में आपातकाल की घोषणा हुई। याद रखेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई। क्यों? क्योंकि उस समय देश में आंतरिक अशांति उत्पन्न हो गई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंदिरा गांधी के कांग्रेस सरकार के द्वारा 25 जून 1975, ये 77 नहीं है, 1975 है। तो 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। और यह आपात स्थिति
देश में आंतरिक अशांति के कारण लगी थी। इंपॉर्टेंट है। आपातकाल के दौरान कांग्रेस का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जिसके कारण इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई और पहली बार देश में जनता पार्टी नामक एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपातकाल के दौरान कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और जिसके कारण इंदिरा गांधी की कांग्रेस की सरकार गिर गई और देश में जनता पार्टी नामक एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी। तो इसी समय एक जनता पार्टी नामक गैर कांग्रेसी सरकार बनी और इसी आपातकाल के दौरान कई बड़े बड़े दिग्गजों को जेल की हवा भी खानी पड़ी थी, जिसमें लालू यादव और कई बड़े दिग्गज नेता भी शामिल थे। याद रखेंगे, इंदिरा गांधी के समय 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन लागू हुआ, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी कहा जाता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो इन्हीं के समय 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन लागू हुआ, जिसे लघु संविधान कहा जाता है और इसी 42वें संविधान संशोधन के तहत अखंडता, एकता और उसके बाद कई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ भारतीय संविधान में जोड़े गए। याद रखेंगे, तो जब हम लोग पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में ही कि कौन कौन से चीज़ जोड़े गए। जब हम लोग इंडियन पॉलिटी की शुरुआत में पढ़ रहे थे तो प्लेलिस्ट में इसे हम लोग पढ़ चुके हैं। प्लेलिस्ट में है, आसानी से इसे आप लोग देखकर पढ़ सकते हैं। याद रखेंगे, इंदिरा गांधी के समय 42वां संविधान संशोधन 1976 लागू हुआ था 1976 में, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहा जाता है। भारत के चौथे प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। तो भारत के चौथे प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई, जिनका कार्यकाल 1977 से लेकर 1979 ईस्वी तक था। और ये कौन सी पार्टी के थे? तो जनता दल के थे। तो 1977 से लेकर 1979 ईस्वी तक, चूँकि अभी हमने क्या बताया कि 1971 ईस्वी में इनके समय, इंदिरा गांधी के समय एक नया दल की उत्पत्ति हुआ जिनका नाम था जनता दल। और इसी पार्टी के थे कौन? तो चौथे प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। 1977 से लेकर 1979 तक इनका कार्यकाल था मोरारजी देसाई का। मोरारजी देसाई के समय 1978 ईस्वी में 44वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटा करके इसे कानूनी अर्थात विधि अधिकार का रूप दे दिया गया। तो मोरारजी देसाई के समय 1978 ईस्वी में 44वां संविधान संशोधन पारित हुआ और जिसमें संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया और इसके बाद इसे कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कासा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने चौधरी चरण सिंह। भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने चौधरी चरण सिंह। ये भी जनता पार्टी के थे। ये भी कौन सी पार्टी के थे? तो जनता पार्टी के थे। याद रखेंगे, चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल 1979 से लेकर 1980 ईस्वी तक महज 4 माह तक रहा। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने चौधरी चरण सिंह। ये महज 4 माह के लिए प्रधानमंत्री बने, जो जनता पार्टी से संबंधित है। 1979 से लेकर 1980 तक 4 महीनों के लिए। भारत के 6ठे प्रधानमंत्री बने एक बार फिर से इंदिरा गांधी, जिनका कार्यकाल 1980 से 1984 ईस्वी तक था। याद रखेंगे, और एक बार फिर से भारत में कांग्रेस की सरकार स्थापित हो गई। तो भारत के 6ठे प्रधानमंत्री एक बार फिर से कौन बने? तो ये बनी इंदिरा गांधी और एक बार फिर से भारत में कांग्रेस की सरकार बन गई। इम्पॉर्टेंट है। तो भारत के 6ठे प्रधानमंत्री एक बार फिर से इंदिरा गांधी बनी, जो कि कांग्रेस की सरकार से संबंधित थे, और भारत में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनी। ये 1984 से लेकर 1984 ईस्वी तक दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी। कौन? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने 1984 ईस्वी में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में छुपे खालिस्तान के विरुद्ध ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया, जिसमें देश के अंदर सिख समुदाय में काफ़ी दंगे हुए और इसी के विरोध में इंदिरा गांधी के एक सिख गार्ड ने इनकी हत्या कर दी। याद रखेंगे,
तो जिस प्रकार महात्मा गांधी की हत्या भी एक सिख ने की थी, तो ठीक उसी प्रकार इंदिरा गांधी की भी हत्या एक सिख ने कर दी। इन्हीं का एक गार्ड था, इन्हीं का एक सुरक्षाकर्मी था। तो इंदिरा गांधी ने 1984 ईस्वी में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में छुपे खालिस्तान के विरुद्ध एक ब्लू स्टार अभियान चलाया, ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसमें देश के अंदर सिख समुदाय में काफ़ी दंगे हुए। और इसी सिख समुदाय के दंगे के विरोध में इंदिरा गांधी का एक गार्ड था, सिख गार्ड, उसने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। इसके बाद भारत के 7वें प्रधानमंत्री बने इंदिरा गांधी के पुत्र राजीव गांधी, जिनका कार्यकाल 1984 से 1989 ईस्वी तक था। तो ये भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे। तो भारत के 7वें प्रधानमंत्री बने कौन? राजीव गांधी, जो कि इंदिरा गांधी के पुत्र थे, और इनका कार्यकाल 1984 से लेकर 1989 ईस्वी तक था। राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे और बहुत भारी बहुमत से ये कांग्रेस की सरकार में आए थे, और ये बहुत भारी बहुमत से चुनाव जीते थे कांग्रेस की सरकार में, याद रखेंगे। और भारत के पूछा जाएगा कि भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री अर्थात सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री, तो राजीव गांधी, और भारी बहुमत से ये कांग्रेस की सरकार में आए थे और प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी के समय 52वां संविधान संशोधन पारित हुआ 1985 ईस्वी में। तो राजीव गांधी के समय 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में पारित हुआ, जिसमें 10वीं अनुसूची अर्थात दल बदल अधिनियम को जोड़ा गया। और 1989 ईस्वी में ही 61वां संविधान संशोधन पारित हुआ, जिसके तहत मतदान करने की उम्र को 21 बरस से घटा करके 18 बरस कर दिया गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि राजीव गांधी के समय ही 1985 ईस्वी में 52वां संविधान संशोधन पारित हुआ, जिसमें 10वीं अनुसूची अर्थात दल बदल अधिनियम को जोड़ा गया। और इसी 1989 ईस्वी में 61वां संविधान संशोधन पारित हुआ, जिसमें मतदान करने की जो उम्र थी वह 21 बरस से घटा करके 18 बरस कर दी गई। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, और वही अब तक चल रहा है। राजीव गांधी के समय 1987 ईस्वी में एक बोफोर्स तोप घोटाला हुआ, जिसके कारण राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार पराजित हो गई। तो अगला जब इलेक्शन हुआ तो राजीव गांधी के समय 1987 ईस्वी में एक बोफोर्स तोप घोटाला हुआ, और इसी कारण राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार पराजित हो गई। भारत के 8वें प्रधानमंत्री बने बीपी सिंह। ऐसा कहा जाता है कि हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? तो राजीव गांधी की। भारत के 8वें प्रधानमंत्री बने बीपी सिंह, जिनका कार्यकाल 1989 से 1990 ईस्वी तक था। तो बीपी सिंह का कार्यकाल 1989 से 1990 ईस्वी तक था, महज 11 महीना तक। कितने महीना तक? तो 11 महीना तक। और ये जनता दल पार्टी के थे। किस पार्टी के थे? तो जनता दल के थे। बीपी सिंह के समय 1990 ईस्वी में एक मंडल आयोग का गठन हुआ था। याद रखेंगे, मंडल आयोग की सिफारिश पर अन्य पिछड़ा एक मंडल आयोग का गठन हुआ, और इसी की सिफारिश पर ओबीसी को अर्थात अदर बैकवर्ड कास्ट को, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया गया, और बहुत ज़्यादा आंदोलन हुआ था। और इसके विरोध में जेएनयू में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा आंदोलन हुआ था। तो बीपी सिंह के समय 1990 ईस्वी में एक मंडल आयोग का गठन हुआ। इस मंडल आयोग का मुख्य उद्देश्य था अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देना, और इसी मंडल आयोग की सिफारिश पर पिछड़ा वर्ग को, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% का आरक्षण दे दिया गया। भारत के 9वें प्रधानमंत्री बने चंद्रशेखर, जिनका कार्यकाल 1990 से 1991 ईस्वी तक था, महज 8 महीना तक। तो भारत के 9वें प्रधानमंत्री बने चंद्रशेखर, जिनका कार्यकाल 1990 से 1991 ईस्वी तक 8 महीना तक रहा, और वे समाजवादी जनता पार्टी के थे। याद रखेंगे, समाजवादी जनता पार्टी। कौन? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर के समय ही राजीव गांधी की हत्या 1991 में हुई। तो चंद्रशेखर के समय ही 1991 ईस्वी में राजीव गांधी की हत्या हुई। एक ऐसा कहा जाता है कि षड्यंत्र के कारण इनके हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी। भारत के 10वें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे।
तो भारत के 10वें प्रधानमंत्री कौन बने? पीवी नरसिम्हा राव, जिनका कार्यकाल 1991 से 1996 ईस्वी तक था। तो भारत के 10वें प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिम्हा राव, जिनका कार्यकाल 1991 से 1996 ईस्वी तक था। और ये किस पार्टी से संबंधित हैं? तो कांग्रेस पार्टी की। तो ये कांग्रेस पार्टी की सरकार के थे, याद रखेंगे, पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव के समय प्रसिद्ध बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। तो पीवी नरसिम्हा राव के समय ही प्रसिद्ध बाबरी मस्जिद का क्या किया गया? तो विध्वंस किया गया। भारत के 11वें प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी 1996 ईस्वी में। तो 1996 ईस्वी में भारत के 11वें प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी, और वे महज 13 दिन तक रहे। कितने दिनों तक? 13 दिन तक। और वे भारतीय जनता पार्टी के थे। तो भारत के 11वें प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी 1996 ईस्वी में, और वे महज 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने, याद रखेंगे, 13 दिन के लिए। और वे भारतीय जनता पार्टी से संबंधित थे। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के सबसे कम समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री बने। तो भारत के सबसे कम समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री कौन बने? तो अटल बिहारी वाजपेयी। तो ऊपर हमने क्या देखा? जो गुलजारी नंदा थे वे कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। वे प्रधानमंत्री के पद पर, अर्थात जो पद खाली हो जाता था तो वहीं पर इनकी नियुक्ति होती थी। 2 बार उनकी नियुक्ति हुई। लेकिन जो ओरिजिनल प्रधानमंत्री बने तो चुनाव के माध्यम से ये बने अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि जनता पार्टी से संबंधित थे। ये भारत के 11वें प्रधानमंत्री थे जो 1996 में बने, और भारतीय जनता पार्टी से ये संबंधित थे। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के सबसे कम समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री बने। भारत के 12वें प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा थे। तो भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन बने? एच.डी. देवगौड़ा, जिनका कार्यकाल 1996 से 1997 ईस्वी तक था। तो भारत के 12वें प्रधानमंत्री बने एच.डी. देवगौड़ा, जो कि जनता दल के थे, याद रखेंगे, जनता दल। और इनका कार्यकाल 1996 से 1997 ईस्वी तक था। भारत के 13वें प्रधानमंत्री बने इंद्र कुमार गुजराल। तो भारत के 13वें प्रधानमंत्री बने इंद्र कुमार गुजराल, जिनका कार्यकाल 1997 से लेकर 1998 ईस्वी तक था, और ये जनता दल के थे, याद रखेंगे, ये भी जनता दल के थे। तो भारत के 13वें प्रधानमंत्री बने इंद्र कुमार गुजराल, जिनका कार्यकाल 1997 से 1998 ईस्वी तक था, और ये जनता दल के थे। भारत के 14वें प्रधानमंत्री एक बार फिर से बने अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका कार्यकाल 1998 तथा 1999 से वर्ष 2004 2 बार बने, याद रखेंगे। तो भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी, 2 बार के लिए प्रधानमंत्री बने, 1998 से 1999। फिर 1999 में चुनाव हुआ और ये क्या हो गए? तो जीत गए, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या है कि तो भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन बने? अटल बिहारी वाजपेयी एक बार फिर से बने, जिनका कार्यकाल 1998 से 1999 और 1999 से 2004 तक 2 बार रहा। अटल बिहारी वाजपेयी के समय 26 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच। 26 जुलाई 1999 को भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर के कारगिल में कारगिल युद्ध हुआ। इसी कारण 26 जुलाई को प्रत्येक वर्ष कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय 26 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, और 26 जुलाई को प्रत्येक वर्ष इसी कारण कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय 2001 में संसद पर हमला हुआ था, याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। 13 दिसंबर 2001 को
अटल बिहारी वाजपेयी जिस समय प्रधानमंत्री थे भारत के, तो उसी समय संसद पर हमला हुआ था, जिसके मुख्य आरोपी कौन था? तो अफजल गुरु था, जिसे 2013 में फांसी की सज़ा दे दी गई। इम्पॉर्टेंट है। तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय 13 दिसंबर 2021 को संसद पर हमला हुआ, जिसके मुख्य आरोपी थे अफजल गुरु। अफजल गुरु इसका मुख्य आरोपी था, याद रखेंगे, जिसे 2013 में फांसी की सज़ा दे दी गई। इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद वर्तमान में यदि बात की जाए तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी 2014 से लेकर वर्तमान में कौन हैं? तो ये भारत के कौन से प्रधानमंत्री हैं? तो ये भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं। याद रखेंगे, भारत के 15वें प्रधानमंत्री कौन हैं? नरेंद्र मोदी। तो ये तो था हमारे भारत ये प्रधानमंत्री के बारे में। अब हम लोग आते हैं मंत्री परिषद के बारे में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो प्रधानमंत्री को पूरा हमने डिटेल में देख लिया। अब हम लोग आते हैं मंत्री परिषद के बारे में। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्री परिषद, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही आसान टॉपिक है। मंत्री परिषद, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। यह बात लिखा गया है आर्टिकल 75 में। तो प्रधानमंत्री के समय ही हम लोगों ने क्या देखा था कि अनुच्छेद 75 में क्या लिखा गया? अनुच्छेद 75 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। यह बात लिखा गया है आर्टिकल 75 में। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर उसको शपथ दिलाते हैं और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर विभिन्न मंत्रियों को भी वह शपथ दिलाते हैं। इन्हीं मंत्रियों के समूह को क्या कहा जाता है? तो मंत्री परिषद कहा जाता है। तो जो प्रधानमंत्री के समूह में जितने सारे मंत्री होते हैं उनके समूह को मंत्री परिषद कहा जाता है। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं। तो याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ही इन मंत्री परिषदों की भी नियुक्ति क्या करता है? तो शपथ दिलाता है। तो मंत्री परिषदों का शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करेगा? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन होता है, जिसका प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। यह बात लिखा गया आर्टिकल 74 में। तो यह भी हम लोग पढ़ चुके हैं अभी कि अनुच्छेद 74 ईस्वी में क्या बताया गया कि प्रधानमंत्री और जो मंत्री परिषद होता है वह क्या करता है कि राष्ट्रपति को सहायता देता है उसके कार्यों में, चाहे विधायकी सहायता हो चाहे कार्यपालिकी सहायता हो। याद रखेंगे। और इस मंत्री परिषद का मुख्य कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन होता है, जिसका प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। यह बात लिखा गया है अनुच्छेद 74 में। इंपॉर्टेंट है। मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री दो शपथ लेते हैं। तो मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री दो शपथ लेते हैं, एक पद की और दूसरा गोपनीयता की। तो एक पद की शपथ लेते हैं और दूसरा गोपनीयता की शपथ लेते हैं। और शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। मंत्री परिषद का सदस्य मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए संसद के किसी भी तो मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है। वही योग्यता है जो प्रधानमंत्री का होता है। याद रखेंगे कि मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है। और यदि संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंदर सदन की सदस्यता हासिल करनी पड़ेगी। मंत्री परिषद का कार्यकाल अनिश्चित होता है। याद रखेंगे, वेरी वेरी। मंत्री परिषद का जो कार्यकाल होता है वह अनिश्चितकालीन होता है, अर्थात राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर वे निर्भर होते हैं। तो जब मंत्री परिषद होते हैं उनका कार्यकाल अनिश्चित होता है, अर्थात राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर होता है, अर्थात राष्ट्रपति जब चाहे उन्हें हटा सकता है। अर्थात राष्ट्रपति
जब तक लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव बना रहता है तब तक मंत्रिपरिषद अपने पद पर बने रहते हैं, लेकिन जब अधिकतम 5 वर्ष तक यदि अविश्वास प्रस्ताव लागू हो जाता है, बहुमत समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद इन्हें इनके पद से हटा दिया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन यदि बहुमत पारित हो जाता है तो ये मंत्रिपरिषद अधिकतम 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितने वर्ष? 5 वर्ष। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। मूल संविधान में मंत्रिपरिषद की संख्या निश्चित नहीं थी। मूल संविधान में मंत्रिपरिषद की जो संख्या थी वह निश्चित नहीं थी, इसलिए इसका गठबंधन की सरकारें बहुत सारा मंत्रियों का पद बांट दिए जाने के बाद होता था। इसका जो बहुत सारे जो मंत्रियों का पद था वे बांट दिए जाते थे और सभी के द्वारा अच्छे ढंग से निर्णय नहीं हो पाता था, साथ ही आर्थिक नुकसान भी होता था। लेकिन जब 91वां संविधान संशोधन 2003 पारित हुआ तो उसके दौरान मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या पूरी लोकसभा के सदस्यों का कितना निर्धारित कर दिया गया? तो 15% निर्धारित कर दिया गया। अभी हमने देख लिया जब प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ रहे थे कि जब 91वां संविधान संशोधन 2003 लागू हुआ तो मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या पूरी लोकसभा के सदस्यों की संख्या का कितना निर्धारित कर दिया गया? तो 15%। याद रखेंगे कि मूल संविधान में जो मंत्रिपरिषद की संख्या क्या थी तो वह निश्चित नहीं थी, अर्थात इसलिए इसके गठबंधन की सरकारें बहुत सारे मंत्रियों का पद बांट देते थे। याद रखेंगे, और इसलिए इसका जो निर्णय होता था यह अच्छे ढंग से नहीं हो पाता था और साथ ही साथ आर्थिक नुकसान भी होता था। लेकिन जब 91वां संविधान संशोधन 2003 पारित किया गया तो इस दौरान मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या पूरी लोकसभा की सदस्यों का 15% कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है। एक बात याद रखेंगे, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो मंत्रिपरिषद होते हैं वे सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि जो मंत्रिपरिषद होता है वह सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद के 3 भाग होते हैं। इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक नया चीज आया कि मंत्रिपरिषद कितने प्रकार के होते हैं, तो वो उसके 3 भाग होते हैं। इंपॉर्टेंट है कि मंत्रिपरिषद के 3 भाग होते हैं। एक कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा कहा जाता है उप मंत्री। तो पहला जो होता है वह होता है कौन? कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा होता है स्टेट मिनिस्ट्री और तीसरा होता है उप मिनिस्टर, जो दोनों का सम्मिलित रूप कहा जाता है। याद रखेंगे कि मंत्रिपरिषद के 3 भाग होते हैं। कौन कौन? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वे सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और इसके अंदर सभी महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, जैसे कि गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, ये सभी। और कैबिनेट मंत्री इन मंत्रालयों के स्वतंत्र अध्यक्ष होते हैं। याद रखेंगे। तो कैबिनेट मंत्री सबसे महत्वपूर्ण होता है और इसके अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, जैसे कि गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। और कैबिनेट मंत्री इन मंत्रालयों के सबसे स्वतंत्र अध्यक्ष होते हैं। राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं। याद रखेंगे, जो राज्य मंत्री होता है वह 2 प्रकार का होता है। एक कैबिनेट मंत्री की सहायता करता है और जिन्हें अलग अलग छोटे छोटे विभाग दिए जाते हैं, जैसे कि गृह मंत्री की सहायता के लिए एक गृह राज्य मंत्री होता है। याद रखेंगे, गृह मंत्री की सहायता के लिए एक गृह राज्य मंत्री होता है। तो राज्य मंत्री भी 2 प्रकार के होते हैं। एक कैबिनेट मंत्री की सहायता करता है और जिन्हें अलग अलग छोटे विभाग दिए जाते हैं, जैसे कि गृह मंत्री की सहायता के लिए गृह राज्य मंत्री होता है। कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री की सहायता के लिए उप मंत्री होते हैं। तो कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री की सहायता कौन करता है? तो उप मंत्री करता है। याद रखेंगे। मंत्रिमंडल की बैठक में
केवल कैबिनेट के मंत्री ही भाग लेते हैं। तो जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है, जो सेंट्रल केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है, उसकी जो बैठक होती है, उस बैठक में कौन भाग लेता है? तो कैबिनेट मंत्री ही भाग लेते हैं, याद रखेंगे। और राज्य मंत्री को जब आमंत्रण होता है तब मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेता है, जबकि उप मंत्री बैठक में भाग नहीं लेता। तो जब मंत्रिमंडल केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होती है तो उसमें केवल कैबिनेट मिनिस्ट्री ही भाग लेते हैं, कैबिनेट के मंत्री ही भाग लेते हैं। और राज्य मंत्री को जब आमंत्रण दिया जाता है, जब इनको इनविटेशन दिया जाता है, तभी मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल होते हैं, लेकिन उप मंत्री बैठक में शामिल नहीं होते। कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री के समूह को मंत्रिमंडल कहा जाता है। तो जो कैबिनेट मंत्री होता है और जो प्रधानमंत्री होता है, उसके समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो मंत्रिमंडल कहते हैं, जो एक मंत्री परिषद का ही भाग होता है। तो कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री के समूह को मंत्रिमंडल कहा जाता है, और जो एक मंत्री परिषद का क्या होता है? तो भाग होता है। और यह मंत्री परिषद का भाग होते हुए भी सबसे शक्तिशाली होता है, और सभी निर्णय मंत्रिमंडल की ही होती है, लेकिन वो भी किसके द्वारा? तो बहुमत से। तो कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री के समूह को मंत्रिमंडल कहा जाता है, जो एक मंत्री परिषद का भाग होते हुए भी सबसे शक्तिशाली होता है, और सभी निर्णय मंत्रिमंडल की ही निर्णय होती है, लेकिन वो भी बहुमत से। यदि मंत्रिमंडल के निर्णय को किसी मंत्री को पसंद नहीं आया तो वह उन्हें त्यागपत्र देना पड़ता है, और सबसे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी और केसी नियोगी ने कैबिनेट के निर्णय के मतभेद के कारण त्यागपत्र दे दिया था, याद रखेंगे। यदि मंत्रिमंडल का निर्णय किसी मंत्री को पसंद नहीं आया तो उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा, और सबसे पहले श्यामा मुखर्जी और केसी नियोगी, जो श्यामा मुखर्जी थे और केसी नियोगी थे, ये दोनों सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि कैबिनेट निर्णय के मतभेद के कारण त्यागपत्र दे दिया था, याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। मंत्रिमंडल की जो बैठकें होती हैं, मंत्रिमंडल की बैठकों में गुप्त निर्णय होता है, अर्थात उसका जो निर्णय होता है वह बताया नहीं जाता है, गुप्त निर्णय होते हैं, याद रखेंगे। तो ये तो थे मंत्री परिषद। अब हम लोग आते हैं उप प्रधानमंत्री पर। वाइस प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री। तो खासा इंपॉर्टेंट है उप प्रधानमंत्री, याद रखेंगे, उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री कोई संवैधानिक पद नहीं है, अर्थात इसका भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। तो उप प्रधानमंत्री कोई संवैधानिक पद नहीं है, अर्थात इसका भारतीय संविधान में किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया, याद रखेंगे। उप प्रधानमंत्री एक राजनैतिक पद है। जो उप प्रधानमंत्री है वह एक राजनैतिक पद है, जिसे राजनीतिक पार्टियां अपने राजनीतिक लाभ के लिए समय समय पर किसी को भी बना देते हैं। तो जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं अपने राजनीतिक लाभ के लिए समय समय पर इसे बना देते हैं, अर्थात यह जो उप प्रधानमंत्री है संवैधानिक पद नहीं है, इसका वर्णन संविधान में कहीं नहीं किया गया। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री की बात की जाए तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। तो याद रखेंगे, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बने, और यही सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री भी थे, याद रखेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है, गुजरात के भरूच जिले में नर्मदा नदी के किनारे केवड़िया कॉलोनी में 31 अक्टूबर 2018 को बनाया गया। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया, क्योंकि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या है? तो इनका जन्म दिवस है, याद रखेंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की
182 मीटर ऊंचे विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहते हैं, वह गुजरात के भरूच जिले में नर्मदा नदी के किनारे केवड़िया कॉलोनी में 31 अक्टूबर 2018 को बनाया गया। इस याद रखेंगे 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो इसी कारण प्रत्येक वर्ष 31 दिवस को पूरे देश में नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1947 से लेकर 1950 ईस्वी तक भारत के उप प्रधानमंत्री रहे और उनके कार्यकाल में जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के समय ये सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे, तो उप प्रधानमंत्री थे। कब से कब तक इनका कार्यकाल था, तो 1947 से 1950 ईस्वी तक। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, 1947 से 1950। भारत के दूसरे उप प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। भारत के दूसरे उप प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई, जिनका कार्यकाल 1967 से 1969 तक था। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी। याद रखेंगे। तो भारत के दूसरे उप प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई, जिनका कार्यकाल 1967 से 1969 तक था। और उसी समय भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। भारत के तीसरे उप प्रधानमंत्री बने जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह, दोनों थे, क्योंकि उस समय भारतीय जो जनता पार्टी थी उसमें गठबंधन की सरकार थी और इनका कार्यकाल 1977 से लेकर 1979 ईस्वी तक था। याद रखेंगे। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई, इंपॉर्टेंट है। भारत के तीसरे उप प्रधानमंत्री कौन बने? जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह, क्योंकि उस समय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार थी। इनका कार्यकाल 1977 से लेकर 1979 ईस्वी तक था। याद रखेंगे। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। भारत के चौथे उप प्रधानमंत्री थे जिनका कार्यकाल, भारत के चौथे उप प्रधानमंत्री बने चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह भारत के चौथे उप प्रधानमंत्री बने, जिनका कार्यकाल 1979 से 1980 ईस्वी तक था। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। याद रखेंगे। भारत के पांचवें उप प्रधानमंत्री बने चौधरी देवीलाल। तो खासा इंपॉर्टेंट है। भारत के पांचवें उप प्रधानमंत्री बने चौधरी देवीलाल, जिनका कार्यकाल 1989 से लेकर 1990 ईस्वी तक था। तो भारत के चौथे उप प्रधानमंत्री बने कौन? पांचवें उप प्रधानमंत्री बने चौधरी देवीलाल, जिनका कार्यकाल 1989 से 1990 ईस्वी तक था। और उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? तो बीपी सिंह। याद रखेंगे, बीपी सिंह। भारत के छठे उप प्रधानमंत्री थे चौधरी देवीलाल। भारत के छठे उप प्रधानमंत्री भी बने कौन? चौधरी देवीलाल हैं, जिनका कार्यकाल 1990 से 91 तक था। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर। तो भारत के छठे उप प्रधानमंत्री कौन बने? तो ये बने चौधरी देवीलाल, जिनका कार्यकाल 1990 से 1991 ईस्वी तक था। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चंद्रशेखर सिंह। याद रखेंगे, चंद्रशेखर सिंह। भारत के सातवें और अंतिम उप प्रधानमंत्री कौन बने? तो लाल कृष्ण आडवाणी। तो भारत के सातवें और अंतिम उप प्रधानमंत्री बने लाल कृष्ण आडवाणी। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लाल कृष्ण आडवाणी, जिनका कार्यकाल वर्ष 2002 से लेकर 2004 तक था। तो भारत के सातवें और अंतिम उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी बने, जिनका कार्यकाल वर्ष 2002 से लेकर वर्ष 2004 तक था। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। याद रखेंगे। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी, जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित थे।
मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह दो ऐसे उप प्रधानमंत्री हैं जो उप प्रधानमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री भी बन गए। तो मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह भारत के दो ऐसे उप प्रधानमंत्री हैं जो उप प्रधानमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री भी बन गए। चौधरी देवीलाल एक ऐसे उप प्रधानमंत्री हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि चौधरी देवीलाल एक ऐसे उप प्रधानमंत्री बने जिन्होंने दो अलग अलग उप प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया, और वे एकमात्र ऐसे उप प्रधानमंत्री थे जो अंगूठा छाप थे, जो वर्तमान हरियाणा के उप मुख्यमंत्री अर्थात बीजेपी के द्वारा क्या किए थे, तो चौपला के सदस्य थे, चौपला के सदस्य थे, याद रखेंगे। तो चौधरी देवीलाल एक ऐसे उप प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अलग अलग प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया, और ये एकमात्र ऐसे उप प्रधानमंत्री थे जो अंगूठा छाप थे अर्थात निरक्षर थे, पढ़े लिखे नहीं थे, और वर्तमान हरियाणा के ये उप मुख्यमंत्री भी थे, याद रखेंगे। ये बीजेपी के नेता थे और बीजेपी के उस समय उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला के ये क्या थे, तो दादा थे। तो ये जो चौधरी देवीलाल थे दुष्यंत चौटाला के दादा थे। बाबू जगजीवन राम भारत में सबसे लंबे समय तक अर्थात 32 बरस तक ये कैबिनेट के मिनिस्ट्री है। तो भारत के सबसे लंबे समय तक यदि कोई उप प्रधानमंत्री रहा तो उनका नाम था जगजीवन राम, जो सबसे लंबे समय तक अर्थात 32 बरस तक भारत के उप प्रधानमंत्री रहे। कितने? 32 बरस तक, याद रखेंगे। अब देखिए कुछ अन्य तथ्यों के बारे में हम लोग देखते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय पोटा एक्ट पारित हुआ। तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय एक पोटा अधिनियम, पोटा एक्ट पारित हुआ, याद रखेंगे। पोटा एक्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे। भारत के 15वें प्रधानमंत्री कौन बने? डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत के 15वें प्रधानमंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह, और वर्तमान में जो नरेंद्र मोदी हैं वे कौन से प्रधानमंत्री हैं? तो 16वें प्रधानमंत्री। तो भारत के 15वें प्रधानमंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका कार्यकाल वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2014 तक था। तो भारत के 15वें प्रधानमंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका कार्यकाल वर्ष 2004 से लेकर 2014 तक था। और वे कौन सी पार्टी के थे? तो कांग्रेस पार्टी के। ये कांग्रेस पार्टी के थे, याद रखेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी थे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री भी थे और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी थे। ये आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। भारत के वर्तमान और 16वें प्रधानमंत्री कौन बने? तो नरेंद्र मोदी बने, जो 2014 से लेकर अब तक हैं और सबसे सशक्त प्रधानमंत्री हैं, याद रखेंगे, और भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। और नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से कौन हैं? तो 15वें, याद रखेंगे। हमने क्या बताया कि व्यक्तिगत रूप से बात की जाए तो 15वें प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वर्तमान में ये 16वें प्रधानमंत्री हैं, जो 2014 से लेकर 2000 अब तक ये काबिज है। इंदिरा गांधी, एच.डी. देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये सभी चारों प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य थे। बाकी जितने सारे जो प्रधानमंत्री बने ये सभी लोकसभा के सदस्य थे। तो इंदिरा गांधी, एच.डी. देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये सभी जो प्रधानमंत्री थे ये राज्यसभा के सदस्य थे। बाकी जितने सारे प्रधानमंत्री बने ये सभी लोकसभा के सदस्य थे। इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, लाल बहादुर की जो समाधि स्थल है उसे विजय घाट के नाम से जाना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल, जिसे किसान घाट के नाम से जाना जाता है, वह भी दिल्ली में है। तो चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल कहाँ पे है? दिल्ली में, जिसे किसान घाट के नाम से जाना जाता है। राजीव गांधी की समाधि स्थल वीर भूमि के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ पे है? तो दिल्ली में।
राजीव गांधी की समाधि स्थल वीर भूमि के नाम से जाना जाता है, जो दिल्ली में है। गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल नारायण घाट के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि पंजाब में है। तो गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल नारायण घाट के नाम से जाना जाता है, जो पंजाब में है, याद रखेंगे। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल को शांति वन के नाम से जानते हैं, जो दिल्ली में है। तो जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल को शांति वन के नाम से जानते हैं, जो दिल्ली में है। इंदिरा गांधी की समाधि स्थल को शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है, जो दिल्ली में है। तो इंदिरा गांधी की समाधि स्थल को शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है, जो दिल्ली में है। मोरारजी देसाई की समाधि स्थल को अभय घाट के नाम से जाना जाता है, जो दिल्ली में है। मोरारजी देसाई की समाधि स्थल अभय घाट के नाम से जाना जाता है, जो दिल्ली में है। अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल स्मृति स्थल के नाम से जाना जाता है, यह भी दिल्ली में है। तो अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल स्मृति स्थल है, जो दिल्ली में है। शंकर दयाल शर्मा की समाधि स्थल करम भूमि है। शंकर दयाल शर्मा की समाधि स्थल करम भूमि है, जो दिल्ली में है। ज्ञानीजल सिंह की समाधि स्थल एकता स्थल के नाम से जाना जाता है। ज्ञानीजल सिंह की समाधि स्थल एकता स्थल के नाम से जाना जाता है, यह भी नई दिल्ली में है। KR नारायण की समाधि स्थल उदय भूमि के नाम से जाना जाता है, यह भी दिल्ली में है। तो KR नारायण की समाधि स्थल उदय भूमि में है, वह भी दिल्ली में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल चैत्य भूमि है, जो कहाँ पे है, तो मुंबई के दादर में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल चैत्य भूमि में है, जो कहाँ पे है, तो मुंबई के दादर में। डॉक्टर जगजीवन राम की समाधि स्थल समता स्थल है, जो कहाँ पे है, तो दिल्ली में है। डॉक्टर जगजीवन राम की समाधि स्थल समता स्थल है, जो नई दिल्ली में है, याद रखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल महाप्रयाण घाट कही जाती है। तो याद रखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल क्या कही जाती है, तो महाप्रयाण घाट, जो कहाँ पे है, तो पटना के बांस घाट में। इम्पॉर्टेंट है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल महाप्रयाण घाट में है, जो पटना के बांस घाट में है। महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट में है, कहाँ पे, दिल्ली में। तो महात्मा गांधी की समाधि स्थल दिल्ली के राजघाट में है, इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो था प्रधानमंत्री, उसके बाद उप प्रधानमंत्री, और ये था हमारा कौन सा, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, और उसके बाद मंत्रिपरिषद। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में और चर्चा करेंगे इस इंडियन पॉलिटी के अन्य फैक्ट को लेकर और चीज़ों को लेकर, जैसे सर्वोच्च न्यायालय, राज्यसभा और उसके बाद कैग। तो और साथ ही साथ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें, ताकि अन्य लोगों को भी इसका फ़ायदा हो और अपनी तैयारी को जारी रखें। खासा इम्पोर्टेंट है, जुड़े रहें हमारे साथ। और चलिए तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।